तो चलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक। हमने इकोलॉजी के बेसिक्स तो कवर कर लिए हैं और अब हम डाइव कर रहे हैं दो सबसे क्रिटिकल, सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स में। ये हैं जैव विविधता और पर्यावरण के मुद्दे। यहाँ हम लाइफ की इस अनोखी वैरायटी को उन खतरों से जोड़ेंगे जिनका वो सामना कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचो जरा, 1.5 मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज, इतनी प्रजातियां तो हम इंसानों ने ढूंढ कर रिकॉर्ड कर ली हैं। ये नंबर सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? पर इससे एक ज्यादा जरूरी, एक थोड़ा डराने वाला सवाल उठता है। जिस स्पीड से हम नई स्पीशीज ढूंढ रहे हैं, कहीं उससे ज्यादा स्पीड से हम पुरानी स्पीशीज को हमेशा के लिए खो तो नहीं रहे? बस यही बात आज हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अनोखी दौलत की, जिसे हम कहते हैं जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। आखिर ये है क्या चीज? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या है? चलो इसकी कोर डेफिनेशन को तोड़कर समझते हैं। देखो, ये बहुत ही सिंपल है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लाइफ में मिलने वाली वैरायटी, और ये वैरायटी हर बायोलॉजिकल लेवल पर मिलती है। एक छोटे से जीन से लेकर बड़े बड़े इकोसिस्टम्स तक जो भी विभिन्नता है वो सब इसमें आती है। ये डेफिनेशन आपके नीट एग्जाम के लिए एकदम नींव का पत्थर है, इसे याद रखना। अच्छा, अब ये चीज ना, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। नीट में इस पर सवाल बनता ही बनता है। बायोडाइवर्सिटी को हम 3 मेन लेवल्स पर देखते हैं। पहला, जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस, जैसे आम की हजारों किस्में। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग प्रजातियां, जैसे वेस्टर्न घाट्स में मिलने वाले तरह तरह के एम्फीबियंस। और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग इकोसिस्टम्स, जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, समुंदर। इन तीनों लेवल्स को समझना इस डाइवर्सिटी को खोने की प्रॉब्लम को समझने की चाबी है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि बायोडाइवर्सिटी कितनी अमेजिंग है, तो हमें वो क्रिटिकल सवाल पूछना होगा, आखिर इस पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? इसके नुकसान के पीछे के असली विलेंस कौन हैं? यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। साइंटिस्ट ने बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 सबसे बड़े कारणों को एक बड़ा कैची सा नाम दिया है, द इविल क्वार्टेट। ये टर्म आपके एग्जाम के लिए गोल्ड है दोस्तों। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए इन 4 खतरों से आमने सामने मिलते हैं। तो इस इविल क्वार्टेट में कौन कौन है? सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है हैबिटेट लॉस, मतलब जंगलों का काटना। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब हम नेचर से इतना ले लेते हैं कि वो दोबारा रिप्लेनिश ही नहीं हो पाता। तीसरा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स, जब कोई बाहरी प्रजाति आकर वहां की लोकल प्रजातियों को खत्म कर देती है। और आखिर में को एक्सटिंक्शंस, जहां एक स्पीसीज के खत्म होने से उस पर डिपेंडेंट दूसरी स्पीसीज भी खत्म हो जाती है। ओके, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, बट एज फ्यूचर डॉक्टर्स हमें सोल्यूशन पर फोकस करना है, राइट? तो सवाल यह है कि हम इस अनमोल खजाने को बचाएं कैसे? कंजर्वेशन के एफर्ट्स को मोटे तौर पर 2 मेन अप्रोचेस में बांटा जाता है। चलो देखते हैं। पहला तरीका है इन सिटू, यानी ऑन साइट कंजर्वेशन। बिल्कुल सिंपल। इसमें हम स्पीशीज को उनके नेचुरल घर में ही प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज बनाकर। दूसरा है एक्स सिटू, यानी ऑफ साइट कंजर्वेशन। इसमें हम उन्हें उनके नेचुरल घर से बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स या सीड बैंक्स में। दोनों के एग्जाम्पल्स नीट एमसीक्यूज के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो इन पर ध्यान देना। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है ना, ये अकेले नहीं हो रहा। इसके तार सीधे जुड़े हैं हमारे प्लैनेट के बढ़ते बुखार से, यानी ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से। ये सब एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग टुकड़े हैं जो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम सुन के कॉम्प्लेक्स लगता है, पर सोचो इसके बारे में एक कंबल की तरह। कुछ गैसेस पृथ्वी के चारों तरफ एक नेचुरल कंबल बनाती हैं। ये कंबल सूरज की गर्मी को रोककर हमारी धरती को आरामदायक बनाता है। लेकिन पोल्यूशन की वजह से अब यही कंबल बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा है, और इसलिए हमारा प्लैनेट जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है। तो इस कंबल को मोटा करने के पीछे आखिर है कौन? नंबर 1 विलन है कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे 60% इसका ही योगदान है। इसके बाद आती है मीथेन, लगभग 20% पर, और फिर CFCs। ये परसेंटेजेस याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस का बेस बन सकते हैं। एक और बड़ा खतरा है बायोमैग्निफिकेशन। इसका फंडा सिंपल है। सोचो, एक जहर जैसे DDT फूड चेन में घुस जाता है। अब जैसे जैसे ये फूड चेन में ऊपर जाता है, छोटी मछली से बड़ी मछली, फिर उसे खाने वाली चिड़िया तक, हर लेवल पर इस जहर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। इसका मतलब साफ है, जो जीव फूड चेन में सबसे ऊपर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जहर जमा हो जाता है। और अब आते हैं यूट्रोफिकेशन पर। इसकी कहानी शुरू होती है खेतों से,
जब वहां से बेकार न्यूट्रिएंट्स पानी में मिलते हैं तो एल्गी यानी शैवाल एकदम से एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। ये ब्लूम पानी की सारी ऑक्सीजन चूस लेता है और नतीजा, मछलियां और दूसरे जीव दम घुटने से मर जाते हैं। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा बदलाव पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बस एक लाइन में, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हर एक स्पीशीज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इकोसिस्टम के बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ एक का जाना पूरे सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ सकता है। तो मैं आपको बस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सामने आपका एक छोटा सा कदम, जैसे बिजली बचाना या प्लास्टिक कम यूज करना, इस पृथ्वी के लिए सच में क्या मायने रखता है? इस पर सोचना जरूर। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।